कोई भी देश समानता लाकर ही अपनी एकता और अखंडता को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकता है और भारत अब अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने जा रहा है, समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी विद ऋचा अनिरुद्ध। देश सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 44। जी हाँ, हमारा संविधान देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देने की भावना पर आधारित है और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमारे संविधान में दर्ज समानता के अधिकार को बनाए रखने के लिए जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। तो आइए सबसे पहले अपने अपने धर्म, जाति और पॉलिटिकल चॉइसेस के चश्मे को उतारकर जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, क्यों जरूरी है ये हमारी एकता और समानता के लिए, हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि देश के अलग अलग धार्मिक समुदायों के लोगों का जीवन धार्मिक कानून से कंट्रोल ना हो, बल्कि हर नागरिक के लिए एक यूनिफॉर्म कोड यानी एक ही कानून की व्यवस्था हो। जैसे अपराधों के लिए हर किसी पर एक कानून लागू होता है, वैसे ही सिविल यानी कि शादी, तलाक, भरण पोषण, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए भी हर नागरिक के लिए एक जैसे कानून हो। क्यों शादी के बाद लड़की को पराया धन मान लिया जाए? क्यों पिता की संपत्ति पर उसका कोई हक ना हो? क्यों आखिर 3 बार तलाक कहकर कोई पुरुष अपनी बीवी के पूरे जीवन को अधर में लटका सके? क्यों इस देश की महिलाओं के साथ अन्याय होने दिया जाए, ये बोलकर कि ये उनके धर्म का निजी मामला है? जब कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो बार बार क्यों हमारा संविधान कुछ खास मामलों में मजबूर नजर आता है? क्यों सच जानकर भी न्याय का साथ नहीं दे पाता? क्यों उसके हाथ बंध जाते हैं धर्म, पंथ, मजहब के व्यक्तिगत कानूनों के आगे? उत्तराखंड राज्य ने यूसीसी बिल पेश कर ये कर दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य विधानसभा में 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में उपचार हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। ये कोड उत्तराखंड के निवासियों और यहाँ तक कि उत्तराखंड के बाहर के लोगों पर भी लागू होगा। इसकी हम कुछ मुख्य बातें आपको बता देते हैं। जाति, लिंग, नस्ल, प्रथा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उत्तराखंड में एसटी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। बहुविवाह और बहुपति प्रथा के विरुद्ध विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल तय की गई है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इससे बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई का अंत सुनिश्चित होगा। संहिता के लागू होने के बाद विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर विवाह मान्य नहीं होगा। किसी भी रीति रिवाज, परंपरा या व्यक्तिगत कानून के बावजूद किसी भी विवाह को संहिता के प्रावधानों में निर्दिष्ट नियमों के अलावा किसी भी तरीके से भंग नहीं किया जा सकेगा। पुनर्विवाह के अधिकार में तलाकशुदा पति या पत्नी से बिना किसी शर्त के पुनर्विवाह करने का अधिकार शामिल होगा। जैसे पुनर्विवाह से पहले किसी तीसरे व्यक्ति से विवाह करने की मजबूरी नहीं होगी, जिसका अर्थ हलाला जैसी अपमानजनक प्रथाओं का अंत हो सकता है। न्यायालय किसी भी पक्ष के आवेदन पर भरण पोषण का आदेश दे सकता है, जिसे दूसरे पक्ष को पारस्परिक सहमति के अनुसार पूरी धनराशि या मासिक भरण पोषण राशि का भुगतान करना होगा। न्यायालय अचल संपत्ति के माध्यम से भी भरण पोषण सुनिश्चित कर सकता है। स्त्रीधन, डावर, मेहर और पत्नी को दी गई कोई भी दूसरी संपत्ति भरण पोषण राशि के अतिरिक्त होगी।
लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा। क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में पति पत्नी, बच्चे और माता पिता शामिल है। अब माता पिता में केवल माँ को शामिल करने की पिछली प्रथा के विपरीत माता और पिता दोनों शामिल होंगे। सभी तरह के बच्चे, वैध या नाजायज बच्चे, लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे या सरोगेसी और कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से पैदा हुए बच्चों को विरासत का समान अधिकार प्राप्त होगा। क्यों हमारा संविधान नागरिक के अधिकारों का हनन होने से बचा नहीं पाता, जैसा कि शाहबानो केस में हुआ था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, It is the state which is charged with the duty of securing a uniform civil code for the citizens of the country, and unquestionably it has the legislative competence to do so. एक और फैसले जॉर्डन दिएंगदो बनाम एसएस चोपड़ा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, Time has now come for the intervention of the legislature to provide for a uniform code of marriage and divorce as envisaged by Article 44. इन दोनों ही मामलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड न होने की वजह से न्याय धार्मिक कट्टरपंथ के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। तब से कितनी ही बार एक ही मांग उठती रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की, क्योंकि आज हमें इसकी जरूरत है अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। तो क्या आड़े आ रहा है इतने अहम कानून के जो अमेरिका, बांग्लादेश, इजिप्ट और यहाँ तक कि पाकिस्तान तक में लागू है? पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत कानून, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1956, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। दरअसल आजादी के बाद ऐसे विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को अस्थायी तौर पर इजाजत दी गई थी, वो भी किसी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में। पर ये पर्सनल लॉ तो मानो कुंडली जमा कर ही बैठ गए, और आज तक ये पर्सनल लॉ हमारे संविधान की नींव को खोखला करते आ रहे हैं। जब एक महिला लाचार होकर ऐसे पर्सनल लॉ के चलते अन्याय का सामना करती है, जब किसी बेटी को उसका हक नहीं मिलता, जब वजह जायज होने पर भी पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से तलाक नहीं ले पाते, तो यकीनन संविधान की आत्मा को चोट पहुंचती है। क्योंकि ऐसे पुराने पर्सनल लॉ ना तो आज के जमाने के हिसाब से हैं और ना ही इंसानियत के। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग अभी ही उठ रही है, यह मांग तो अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। जब ब्रिटिश सरकार ने 1935 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें क्राइम्स, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इंडियन लॉ में एक यूनिफॉर्मिटी लाने का रिकमेंडेशन दिया गया था। दशकों पहले संविधान सभा में एक बहस हुई। यहाँ मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, हुसैन अहमद जैसे मुस्लिम नेताओं ने विविधता, धार्मिक स्वतंत्रता और माइनॉरिटीज राइट्स का हवाला देकर पर्सनल लॉ को कायम रखने की मांग की और उसके लिए एक अमेंडमेंट भी प्रपोज किया। तो वहीं राजकुमारी अमृत कौर, मीनू मसानी और बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे कई नेताओं ने धर्म को कानून से अलग रखने, जेंडर इक्वालिटी और देश की एकता बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की कड़ी मांग की थी। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। पर चूंकि सरकार को उसके लिए बाध्य नहीं किया गया, इसलिए पुरानी सरकारों ने लगातार इस संवैधानिक कर्तव्य की अनदेखी की है। क्यों? ये तब तक आप समझ ही गए होंगे। कुछ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने, पॉलिटिकल माइलेज लेने, माइनॉरिटी अपीजमेंट जैसे अपने निजी फायदे के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने देश हित से समझौता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जानते हुए भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं, माइनॉरिटीज और गरीब तबके के लोगों को सुरक्षा देगा, अधिकार देगा, एक से ज्यादा विवाह को रोकेगा और शादी, डिवोर्स, एलिमनी और इनहेरिटेंस के लिए एक समान कानून लाएगा। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स हमें लगातार पीछे धकेलती जा रही है। ये एक दोगलापन नहीं तो और क्या है कि एक और तो हम संवैधानिक समानता की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, पर जब बात आती है न्याय की, तो अक्सर ये पर्सनल लॉ संविधान की भावना से बड़े हो जाते हैं। न्याय से खिलवाड़ तो होता ही है, नागरिकों के समानता के अधिकारों का हनन भी होता है और ज्यादातर केसेस में पिसती हैं महिलाएं, अल्पसंख्यक, न्याय के लिए छटपटाता पर्सनल लॉ से बंधा हमारे ही देश का कोई बेबस नागरिक। आप खुद ही सोचिए कि सभी धर्मों के लिए एक कानून सामाजिक सद्भाव को कितना बढ़ावा देगा। मतभेद खत्म होंगे, विषमताएं खत्म होंगी और भारत में सही मायने में समानता होगी। एकजुटता और सौहार्द के एक नए युग का आरंभ होगा। ये किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि देशवासियों के, देश के हित में है, राष्ट्र की एकता के पक्ष में है। उत्तराखंड यूसीसी को कानून बना सकता है, तो दूसरे राज्य और पूरे देश के लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी अफवाह या बहकावे में आए बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड को अच्छी तरह समझें,
जानें और देश हित में इसे लागू किए जाने का समर्थन करें। भारत के संविधान का सम्मान करें जो हमारे लोकतंत्र को दुनिया का सबसे जीवंत और प्रभावशाली लोकतंत्र बनाता है। इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही हमें बताएं कि यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सुझाव हैं। अपने सुझाव आप हमें realstory@newindiajunction.in पर ईमेल कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ हाजिर होंगी मैं यानी ऋचा अनिरुद्ध। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं। नमस्कार।